अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये 1913 में एक साइंटिस्ट था नील बोहर, उसने पेश किया था। किस पे जो है वो उसने हाइड्रोजन एटम को लेके उसने पेश किया था, यानी हाइड्रोजन एटम के बारे में उसने मॉडल जो है वो हाइड्रोजन एटम को बेसिक कंसीडर करते हुए उसने एक मॉडल पेश किया था जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। उसके पोस्टुलेट्स क्या थे? सबसे पहला पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन ऑन सर्कुलर पाथ, और उन सर्कुलर पाथ की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। और जो जिन सर्कुलर पाथ्स पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेडियस का वो ऑर्बिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स जो है वो कहा जाता है। ऑर्बिट्स क्या है जो है वो सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी। उसका सेकंड जो है वो पोस्टुलेट क्या था, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी अपने जो है वो ख़ास ऑर्बिट में रहता है तो वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। थर्ड जो है वो पोस्टुलेट क्या था उसका, थर्ड पोस्टुलेट में क्या था, हमने कहा कि एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है ना एमिट होती है। कब? जब वो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहता है, जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ता नहीं है। लेकिन जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और एमिट भी करेगा, कब एमिट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा? जब वो अपना ऑर्बिट छोड़ेगा, या तो अपने जो है वो ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा या फिर जो है वो लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा। जब वो हायर ऑर्बिट में जाता है तो क्या करेगा, इसको एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और जब लोअर में जाता है तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है बिटवीन टू ऑर्बिट, सपोज जो है वो E1 आप कहें कि लो एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी है और ये E2 क्या है, हाई एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी है, तो डिफरेंस क्या होगा, E2 यानी हायर वैल्यू E2 माइनस E1 किसके इक्वल होगी, चेंज इन एनर्जी के। तो जब वो हायर एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। वो एनर्जी रिलीज़ करेगा किस फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, जो किसके इक्वल होगी, एच न्यू के इक्वल होगी, यानी डेल्टा ए हमने ब्लैंक्स कौन क्वेश्चन में गया था कि जो चेंज इन एनर्जी है वो, या एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है वो किस इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो एमिट या एब्जॉर्ब होगी। ये तीन पोस्टुलेट्स जो है वो, फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, फोर्थ पोस्टुलेट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम यानी किसी मोमेंटम आमतौर पर क्या होता है, वेलोसिटी एंड मास का प्रोडक्ट, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम का मतलब है, जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, MVR, यानी एडिशनल R जो है वो उसके अंदर होगा। यहाँ पे जो फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑन ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, NH/2π के इक्वल होगा। यहाँ पे जो N है वो क्या है, 1 2 3, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को इंडिकेट कर रहा है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ये इसकी वैल्यू क्या होगी, H/2π। जब आप n की जगह 1 रखेंगे, अगर इसकी जगह n की जगह 2 रखेंगे तो ये क्या होगा, 2H/2π। 2 से कैंसिल होगा तो जो सेकेंड ऑर्बिट है उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, H/π के, एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो है वो इसने बोहर्स ने हाइड्रोजन पे जो है वो अपना किया था, तो इसमें इन्हीं पोस्टुलेट्स को लेके उसने जो है वो क्या किया, रेडियस फाइंड आउट किया। सबसे पहले जो है वो रेडियस किसका जो है वो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, यानी जो है वो ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग, ठीक है। जिसमें जो है वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, उसका जो है वो रेडियस फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे रेडियस जो है वो फाइंड आउट करते हैं, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या है आपके पास, हमें पता है हाइड्रोजन एटम में क्या है, ये देखिए जो है वो हाइड्रोजन एटम है, इसमें सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन को आप जी से रिप्रेजेंट कर दें, न्यूट्रॉन 0 है, तो इस पे ऊपर जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो किस वजह
से है, प्रोटॉन की वजह से है। सपोज करें इसके ऊपर जो चार्ज की क्वांटिटी है वो क्या है, ई, और उस पर क्या है जो प्लस है वो इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, और ई नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी ये आपके पास दो चार्ज बॉडीज़ हैं यहाँ पे, एक न्यूक्लियस है और एक जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो है वो क्या होता है, हमें पता है कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो उस पे जो है वो क्या होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और उसके अगेंस्ट एक क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके इक्वल है, mv² ओवर r के इक्वल है। सपोज आपके अकॉर्डिंग टू हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि अगर जो है वो दो चार्ज बॉडीज़ हैं, यानी Q1 और Q2, यहाँ पे Q1 एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा जो चार्ज बॉडी है वो क्या है, न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर क्या है, Ze पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो है वो ये दो चार्ज बॉडीज़ हैं। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो F है, यानी वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, जो चार्ज बॉडीज़ हैं उनकी क्वांटिटी का प्रोडक्ट ओवर जो है वो किसका, रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए कांस्टेंट कॉलम्स कांस्टेंट जो क्या है वो किसके इक्वल है, 4πε0 ऐड करेंगे, और यहाँ पे Q1, यहाँ पे चार्ज बॉडी क्या है, एक E माइनस है और एक क्या है, Ze प्लस है। ये क्या है, Ze प्लस, और नीचे क्या है, r² है। फॉर द सेक ऑफ यानी सिंप्लिसिटी के लिए आप ये माइनस और पॉजिटिव साइन जो है वो इग्नोर कर देते हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू Ze² 4πε0 r²। ठीक है, अब ये जो ये जी क्या है, ये जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ई चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि सेम होती है क्वांटिटी, बस साइन क्या होता है, डिफरेंट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8.84 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू है जो कांस्टेंट है, और पाई क्या होता है, 3.14 जो है वो इसकी वैल्यू होती है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको क्या कर रही है, दायरे पे मूव करवा दी। एक फोर्स है जो इसके अगेंस्ट लग रही है, उसको आप क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कहेंगे। वो किसके इक्वल होगी, यानी ये अगर जो है वो ये फोर्स इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, दूसरी इसके अगेंस्ट होगी। ये क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और दूसरी क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो किसके इक्वल होगी, mv² ओवर r। कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे तब मूव करता है जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को Fg से कह दें, ये Fc से जो है वो इसको रिप्रेजेंट करें सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये जो Fc है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगी। यहाँ पे Fc क्या है, Ze ओवर 4πε0 r², और ये दूसरी कौन सी है, mv² ओवर r, mv² ओवर r। चूँकि आप क्या कर रहे हैं, रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप रेडियस को एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो जब हम यहाँ से रेडियस निकालते हैं तो जो r है उसको जो है वो एक तरफ कर लें, यानी यहाँ पे जो r, ये r इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, r² ओवर r, ये r² ओवर r हो जाएगा, और जो है वो बाकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, यहाँ पे Ze² ओवर 4πε0 mv², यानी mv² इधर आ जाएगा, mv² इधर आ जाएगा, r², अब ये इससे कट जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, r इज इक्वल टू Ze² ओवर 4πε0
एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो हाइड्रोजन के लिए कहते हैं 1 है। ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ये आपको जो है वो पता है, आपने फाइंड आउट किया था पीछे। पाई 3.14 वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी नोन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नोन है। अब ये वेलोसिटी का फैक्टर है। वेलोसिटी चूँकि इलेक्ट्रॉन क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग पोजीशन में है, तो ऐसे जो है वो ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूसली मूविंग पोजीशन में हो उनकी वेलोसिटी को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी का फैक्टर एलिमिनेट करेंगे या रिप्लेस करेंगे बाय अनदर फैक्टर। कहाँ से लेंगे वो, अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 बाई। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, v इज इक्वल टू, ये इक्वेशन v इधर ही रहने देंगे, एम आर उधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा एन एच ओवर 2 पाई एम आर। ठीक है, इस चूँकि यहाँ v स्क्वायर है तो इसका क्या करें, स्क्वायर ले लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो है वो, ये वाली इक्वेशन आप जो है वो v की जगह पे यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, आपके पास क्या हो जाएगा, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। ठीक है, अब वी स्क्वायर में इसको जो है वो यानी 1/v स्क्वायर लिखूँ तो वी स्क्वायर की जगह जो है वो इसकी वैल्यू पुट करूँ तो ये क्या होगा, वी स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ गई। अब चूँकि ये डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये वाला फैक्टर, ये वाला नहीं, ये नीचे ही रहेगा, ये वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जी ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो है वो आपके पास आ गया। अब जो है उसमें जो वैल्यूज़ कट सकती हैं, ये 4 के साथ कट गया, 1 पाई के साथ कट गया, 1 एम के साथ कट गया, बाकी कोई और नहीं कर सकता। तो क्या बचा, जी ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ऊपर जी के स्क्वायर यानी 1 पाई बच गया, 1 एम बच गया और आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये बच गए। अब जो है वो ये किसके इक्वल था, आर के इक्वल था। अब चूँकि यहाँ भी आर है, राइट साइड पे भी ये भी आर है, तो इनको क्या करें, एक तरफ ये आर स्क्वायर को जब मैं इधर लेके आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो है वो अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/r इक्वल किसके होगा, जी ई स्क्वायर पाई एम ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब चूँकि आर फाइंड आउट करना, 1/r तो नहीं फाइंड आउट करना, तो पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें। जब पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जी ई स्क्वायर पाई एम। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये रेडियस आपने फाइंड आउट कर लिया, ये वो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, आप जो है वो कांस्टेंट से अलग कर लें। इसकी वैल्यू हमें नोन है, इसकी वैल्यू हमें नोन है, ये कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, पाई की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू पता है। यानी मैं जब कांस्टेंट से एक तरफ कर दूंगी तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट एच स्क्वायर कांस्टेंट ओवर जी ई स्क्वायर पाई एम, सिर्फ जो है वो एन स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, यानी ये इक्वेशन है। अब जो है वो एन, ये एन का और आर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं यानी डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब है जो एन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा जो है वो होगी। अब जो कांस्टेंट्स हैं आपके पास, ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ जो है वो लगा देंगे। कैसे जो है वो देखें, दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट है,
ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू कितनी है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कोलम स्क्वायर। नीचे इसके यूनिट मैं लगा रही हूँ जूल सेकेंड, ठीक है। आगे जो है वो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर की जो है वो वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है जूल्स सेकेंड का स्क्वायर जो है वो, ठीक है। अब ये हो गया एच स्क्वायर, एन स्क्वायर वेरिएबल है, जी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या होंगे 1 होंगे, और ई क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की कितनी क्वांटिटी है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। जो है वो और पाई 3.14, ठीक है। और एम जो है वो 9.01 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक तरफ कर लें, ठीक है। सारी वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, और जो यूनिट्स हैं वो एक तरफ करनी, यानी आपके पास यूनिट्स 8.84 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये वैल्यू थी। इसका स्क्वायर था 6.62 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, ठीक है। और जो है वो 3.14, ठीक है, जो है वो ये 3.14 एंड जो मास है 9.01 इंटू 10